Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, हैप्पी, फिट। उम्मीद करूँगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए एंड ऑफ कोर्स आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं की है प्लीज़ फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए। एंड टाइम पे करोगे तो देखो साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और फॉर्म भरने से पहले अगर OTR नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लो, मैंडेटरी है। और अगर नहीं किया है, अगर आज करा रहे हो तो उसके 72 आवर्स के बाद ही फॉर्म फिलअप होगा। बाकी अभी हमारी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई है या स्पेसिफिक मंथ नहीं आया कि कब होगा एग्ज़ाम। तब तक हमें तैयारी तो करनी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे से जानते हैं और हमारी क्लासेस जूलॉजी सब्जेक्ट्स पे चल रही हैं। अगर आप चाहते हो बॉटनी क्लासेस स्टार्ट हों तो कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज़ जूलॉजी की तो मुझे करानी ही है सिलेबस कंप्लीट। जो मैंने स्टार्ट किया तो ख़त्म तो करना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखें देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। सारी क्लासेस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक क्या होता है ना, आगे जाके कनेक्ट कर ही रहा है। ऑलरेडी जो लर्नर्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं हम लोग सिक्वेंस में चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और जो ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुकी होती हूँ आगे कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल से किसी टॉपिक से वो कनेक्ट कर ही जाता है। इसलिए कहती हूँ हर एक क्लास अटेंड कर लो, वरना आगे वाली क्लासेस में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बट क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर कन्फ्यूज़न होती है, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, एनी कन्फ्यूज़न, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ, कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। और आज की क्लास आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक मेंशन कर रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में। आगे भी पढ़ेंगे, एक दो क्लास और होके हम उसके बाद ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आने वाली 2-3 क्लासेस में। मंडे को हम स्टार्ट कर देंगे, लाइक ह्यूमन हार्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, किडनी, लंग्स, सबको एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस 2-3 क्लासेस और इससे रिलेटेड होंगी, देन हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी जैव विविधता और संरक्षण के बारे में, यानी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, और पेन ले लेती हूँ, कॉपी पेन आप भी ले लो। यहाँ मेंशन कर देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमें पता ही है क्या होता है, जैव विविधता होता है, जैव विविधता। एंड कंजर्वेशन यानी संरक्षण। संरक्षण क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कॉपी पेन प्लीज़ लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। किसी टॉपिक एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लीज़ उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड जैव विविधता जिसे हम कहते हैं, वो है क्या। बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ including plants, animals, fungi and microorganisms and the ecosystem they form. Let's see क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। उसमें आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं, और इकोसिस्टम जिसमें वो रहते हैं वो भी इसी में ही शामिल है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ पहले, देन हम एक बार इंग्लिश डेफिनेशन का भी मैं टाइम दूंगी नोट करने के लिए, टेंशन ना लो। यहाँ लिख देती हूँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर यानी अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, जीवों की विविधता और उनकी भिन्नता, जिसमें क्या आ जाएंगे आपके, जिसमें आपके पौधे आ गए, पौधे, जानवर
और क्या आ गया आपका फंजाई, हम कवक कहते हैं ऐसे हिंदी में फंजाई को, कवक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी आपके सूक्ष्म जीव, नीचे लिख देती हूँ। एक सेकेंड। सूक्ष्म जीव यानी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है जिसमें वो रहते हैं। वो इकोसिस्टम भी शामिल है जिसमें ये लोग रहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है जिनमें वे रहते हैं। क्लियर है या नहीं है? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता और उनकी भिन्नता, जिसमें पौधे, जानवर, फंजाई, आपके कवक, सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है जिसमें वो रहते हैं। समझ आया बायोडाइवर्सिटी क्या है? इंग्लिश में भी एक बार नोट कर लो, डेफिनेशन करना चाहो इंग्लिश वालों। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी यानी विविधता और भिन्नता ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों की जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम्स दे फॉर्म, सब इंक्लूड है। क्लियर है जी या नहीं है? बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बात समझ आई? आगे बढ़ा जाए? चलिए, कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देख लेते हैं इट इंक्लूड्स, इस बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी जैव विविधता के प्रकार भी हम देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले आ जाता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अनुवांशिक विविधता। डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, तो इट इंक्लूड्स कह लो, इसमें शामिल होते हैं, या प्रकार भी कह सकते हैं, जैव विविधता के प्रकार भी इन्हें कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ अनुवंशिक विविधता। एक ही प्रजाति के जीन्स में विविधता या भिन्नता, वो हो गई आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेशीज यानी एक ही स्पेशीज, एक ही प्रजाति के जीवों में जीन्स की भिन्नता, वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स। क्लियर है? नहीं समझ आया? फिर बोल रही हूँ, एक ही प्रजाति यानी एक ही स्पेशीज के जीन्स में भिन्नता, वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेशीज, एक ही प्रजाति है लेकिन उनके जीन्स में क्या भिन्नता, वो हो गई आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस और डॉग्स, ठीक है, चावल की अलग अलग किस्में है ना, और डॉग्स की अलग अलग नस्लें। समझ आया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी का। क्लियर है? आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पेशीज डाइवर्सिटी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, प्रजाति विविधता है ना, प्रजाति विविधता, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रजाति विविधता। किसी जगह पे प्रजाति, अलग अलग प्रजाति पाई जाने वाली है ना, एक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजाति, वो हो गई क्या आपकी स्पेशीज डाइवर्सिटी, उनकी जो संख्या है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली अलग अलग प्रजातियों की संख्या, वो क्या हो गया आपका स्पेशीज डाइवर्सिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, पिकॉक, बैनियन ट्री, क्या हुआ, एक ही क्षेत्र में ये सब हैं, यानी एक ही क्षेत्र है लेकिन अलग अलग प्रजातियों की संख्या है, तो वो हो गया आपका स्पेशीज डाइवर्सिटी। क्लियर है? प्रजाति विविधता क्या है? फिर आ जाता है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी क्या, इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के क्या इकोसिस्टम,
तो वो क्या हो गया आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया। जैसे रेगिस्तान है, जंगल है, वेटलैंड हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, आर्द्र भूमि जैसे हम कहते हैं वेटलैंड्स को, कोरल हो गया आपका क्या प्रवाल भीतियाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। हाँ जी, एक बार और समझ लें। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अनुवांशिक विविधता की, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्पेशीज में अलग अलग जीन्स की भिन्नता, वो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग वैरायटी किसकी, राइस की एंड डॉग्स की। क्लियर है या नहीं है बताओ। अलग अलग किस्में, है ना, किसकी, राइस अलग अलग वैरायटी होती हैं या नहीं होती, डॉग्स की अलग अलग नस्लें होती हैं, अलग अलग नस्ल के होते हैं। तो ये हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन प्रजाति विविधता यानी स्पेशी डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पेशीज इन अ रीजन, एक ही क्षेत्र में अलग अलग एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइगर हो गया, पिकॉक हो गया और बैनियन ट्री हो गया। क्लियर है यानी बाघ, मोर और बरगद का पेड़, बैनियन ट्रीज। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग वैरायटी किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की यानी इकोसिस्टम की। जैसे आपका रेगिस्तान डेजर्ट हो गया, जंगल आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका वेटलैंड हो गया, आर्द्र भूमि हो गया एंड कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भीतियाँ। यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ, इसे रेस कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वेटलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स को क्या बोलते हैं। बिकॉज डेजर्ट एंड फॉरेस्ट तो हमें पता है रेगिस्तान और जंगल, बट वेटलैंड और कोरल रीफ्स में हो सकता है हिंदी वालों कंफ्यूज हो जाओ। तो रेगिस्तान हो गया, जंगल हो गया, आर्द्र भूमि और क्या था, प्रवाल भीतियाँ। क्लियर है या नहीं। अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र, वो हो गया आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बताइए जी, क्लियर हो गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, यानी महत्व क्या है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की महत्व क्या है। तो सबसे पहले ये मेंटेन करते हैं क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। क्या करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। फूड, मेडिसिन, फाइबर्स, फ्यूल, ये सब हमें प्रोवाइड कराते हैं, है ना, प्रदान करते हैं। खाना, दवाइयाँ, फाइबर्स हो गए, ईंधन हो गए, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन में भी और पोषक तत्व चक्र में भी। पोषक चक्र हो गया आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, तो पोषक तत्व चक्र में भी मदद करते हैं और क्लाइमेट रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं और पोषक तत्व चक्र में भी मदद करते हैं। क्लियर है, इतना नहीं है। रेशा, ईंधन, खाना, दवाइयाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कल्चरल, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका महत्व, इसे इरेज करती हूँ पहले तो मैं। इसका मतलब हुआ आपका कल्चरल हो गया आपका सांस्कृतिक, एस्थेटिक हम कह सकते हैं सौंदर्य, और स्पिरिचुअल वैल्यू और आध्यात्मिक महत्व हो गया। सोर्स है किसका, बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का, है ना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के क्या है, ये स्तोत्र हैं। इसे रेज कर दूं, यानी जैव 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 प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, स्तोत्र है, यानी सोर्स है। क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, क्लियर है।
आगे बढ़ूँ? चलिए जी, ये तो इम्पोर्टेंस की बात हो गई। अब आ जाते हैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज वो सभी मटेरियल हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। फॉर सर्वाइवल, फॉर डेवलपमेंट, हम इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये हमें कहाँ से मिल रही है? नेचुरली मिल रही हैं, इन्वायरमेंट से, प्रकृति से मिल रही हैं नेचुरली। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ, समझ आया या नहीं आया? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं वैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन हम रिसोर्सेज को बोलते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, सब क्या है? ये रिसोर्सेज ही तो हैं, संसाधन हैं। Natural resources are materials or components that occur naturally in the environment and are used by humans for survival and development. यानी नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन वो सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए भी और विकास के लिए भी। पानी, हवा, धूप, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज ही तो है। मिट्टी, जंगल, खनिज, जानवर, सूर्य की रोशनी, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं देखना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। इसका मतलब हुआ हिंदी में। चलो देखते हैं। सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। देखो, इनका वर्गीकरण ना अलग अलग बेसिस के आधार पर हुआ है ना, अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम करते हैं on the basis of origin. This classification is based on whether the resource come from living organism or non-living matter. यानी ये जो ये क्लासिफिकेशन उस पर बेस्ड है कि जो संसाधन आ रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है या नॉन लिविंग मैटर से आ रहा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये आधार बताता है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये रेस कर रही हूँ, एक मिनट। हम कह सकते हैं यह आधार बताता है कि संसाधन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी आपके जीवित चीज़ों से आ रहा है, से आया है, या फिर निर्जीव यानी नॉन लिविंग मैटर से आया है या निर्जीव चीज़ों से। क्लियर है या नहीं है? तो देखा जाए, सबसे पहले आगे बढ़ें। सबसे पहले आ जाते हैं आपके बायोटिक रिसोर्सेज। बायो जहाँ पे आ जाए तो बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, लिविंग, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बायोटिक हम समझ गए हैं जैविक संसाधन, ठीक है ना, ये तो हम लोग पहले ही समझ गए हैं, जैविक संसाधन है, लाइफ है, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना, संसाधन। ये जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है ना, ये हमें जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है, इसमें जीवन होता है, एंड हैव लाइफ, जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है। एंड हैव लाइफ मतलब इसमें जीवन होता है, यहाँ लिख देती हूँ, इसमें जीवन होता है। ठीक है ना। कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके इसमें आ जाएंगे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट्स हो गए, पौधे, जानवर, एनिमल्स हो गए, सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। सब में लाइफ होती है। ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं। क्लियर है। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, और इनमें लाइफ होती है, जीवन होता है। कहाँ से आते हैं? जीवित चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं ये संसाधन, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं और
पुनर्निर्माण यानी रीजनरेट भी करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉरेस्ट जंगल हो गया, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आ गए, क्रॉप्स, केटल, फिशरीज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके बायोटिक रिसोर्सेज के हो गए, जैविक संसाधन की हो गए। जितने भी फूड रिसोर्सेज होते हैं वो सारे आपके बायोटिक होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपको फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फूड रिसोर्सेज के, और सभी क्या होंगे, बायोटिक होंगे, जैविक होंगे। बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। क्लियर है? यानी जंगल हो गए, वन्य जीव हो गए, फसल हो गई, और आपके पशु हो गए, मछलियाँ हो गई, सारे के सारे उदाहरण हो गए आपके बायोटिक रिसोर्सेज के, यानी जैविक संसाधन के। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब बायोटिक हो गया तो भाई अबायोटिक भी आएगा। अबायोटिक यानी इसमें लाइफ नहीं होती, आ लग गया, नॉट बायो लाइफ हम जानते हैं। ये जो है हमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं हमें कहाँ से, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से, इन्वायरमेंट के, है ना, निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमें, ये निर्जीव, नॉन लिविंग हो गए तो निर्जीव ही तो हो गए, निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं। डू नॉट लाइफ, जब निर्जीव हैं तो जीवन क्या ही होगा, है ना, चीज़ों से मिलते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। डू नॉट लाइव, ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ना ही बायोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, ये रीजनरेट कर सकते हैं। ना पुनर्निर्माण होगा, ना प्रजनन होगा, बिकॉज ये नॉन लिविंग है भाई, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं, जीवन नहीं होता। जैसे अबॉयटिक में आ गई आपकी हवा, है ना, हवा आ गई, इसमें पानी आ गया, खनिज आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी किस में, अबॉयटिक में। मैंने मेंशन भी किया आगे, देखते हैं। देखो, वाटर, एयर, खनिज, मिनरल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सनलाइट, सॉइल, रॉक्स, ये सब हो गए आपके अबॉयटिक। अबॉयटिक रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। वातावरण की नींव होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट की क्या होते हैं, ये अबॉयटिक रिसोर्सेज नींव होते हैं, सॉरी नींव होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ अजैविक संसाधन, यानी अबॉयटिक रिसोर्सेज जो होते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी आपका हो गया भौतिक वातावरण, इसकी क्या होते हैं, नींव होते हैं, की नींव होते हैं। क्लियर है? बात समझ आई? और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, पानी, हवा, खनिज, सूर्य की रोशनी, मिट्टी, है ना, और क्या हो गई आपकी, पत्थर, रॉक्स हो गए। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? और बायोटिक के क्या हो गए थे आपके एग्जाम्पल सारे, फॉरेस्ट लाइफ, क्रॉप्स, केटल, फिशरीज, ये सब हो गए, यानी आपके वन्य हो गए, वन्य जानवर, वन्य जीव, जंगल, फसलें, पशु, पक्षियाँ, मछली, ये सब आ गए आपके बायोटिक में। और अबायोटिक में आपके वाटर, मिनरल, सनलाइट, सॉइल एंड रॉक्स। क्लियर है इतनी बात? जैविक समझ आ गया? आगे बढ़ूँ। अब देखेंगे हम रिसोर्सेज को किसके बेस पे, रिन्यूएबिलिटी के बेस पे। रिन्यूएबिलिटी के बेस पे देखते हैं, यानी पहले ले लेती हूँ इसको, हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीयता के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर। This classification is based on whether the resource can be replenished naturally or not। ये classification जो है किसके आधार पर है कि जो resources है, संसाधन है, ये दोबारा replenished हो सकता है naturally या नहीं, दोबारा प्राकृतिक रूप से बन सकता है या नहीं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी आपकी नवीकरणीय संसाधन। पैन ले लिया है मैंने। ये प्राकृतिक रूप से फिर बन सकते हैं। दीज कैन रीजनरेट नेचुरली, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इफ़ यूज वाइजली। ये जो है रीजनरेट हो सकते हैं दोबारा, नेचुरली प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं, आप दोबारा और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सूरज की ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गया, पानी और हाइड्रो पावर, बायोमास, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर है या नहीं है? समझदारी से उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या आ गया आपकी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, देन आपकी विंड एनर्जी आ गई यानी विंड पवन ऊर्जा,
देन आपका आ गया जल, वाटर, हाइड्रो पावर आ गया यानी जल विद्युत। देन आ गया आपका बायोमास, है ना, बायोमास। फिर आपका फॉरेस्ट आ गया, आपका जंगल। और वन्य जीव, वन्य लाइफ, वन्य जीवन कह लो, है ना। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन कह लो, चलो, है ना, वन्य जीव या वन्य जीवन। चलो, इवन सो फॉरेस्ट एंड वाटर्स आर रिन्यूएबल, दे कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल ओवर एक्सप्लॉइटेड, फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, ओवर फिशिंग। भले ही ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, है ना, नवीकरणीय, क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं अगर इनका ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? ज़रूरत नहीं है फिर भी करे पड़े हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, काटे पड़े हो पेड़ को, तो क्या जंगल बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। अपने यूज़ के लिए आजकल लोग डिफॉरेस्टेशन करे ही जा रहे हैं, पेड़ लगाना कोई चाहता नहीं है, बट काटने पे सब लगे हुए हैं। तो अब ऐसे करते रहोगे तो क्या ही जंगल बचेंगे। क्लियर है बात या नहीं है? अगर इन्हें भी ओवर यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ करो, ज़रूरत नहीं है, करे जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पानी को वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, ख़त्म तो हो ही जाएंगे ना। तो कब ये रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल में हो जाए? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं इसका कारण, मानव गतिविधियाँ ही हैं। क्लियर है या नहीं है बताओ? वनों की कटाई हो गई, अधिक मछली पकड़ रहे हैं, सब कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ख़त्म हो ही जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? हर चीज़ ओवर करोगे तो वो हानिकारक ही है ना, फ़ायदा नहीं है। कब तक रहेंगी मछलियाँ? सब मारते जाओ, खाते जाओ, ठीक है, उनमें भी प्राण है, उन्हें भी बख्श दो। चलो, फिर आ जाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ लिख देती हूँ, अनवीकरणीय संसाधन। ये वाले जो होते हैं ना संसाधन, रिसोर्सेज, ये लाखों सालों में बनते हैं। दीज आर फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ ह्यूमन लाइफ स्पेन, सॉरी। ये जो हैं कब बनते हैं? ये बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी लाखों साल में बनते हैं भाई, लाखों सालों में बनते हैं। ये मानव जीव लाइफ स्पैन में दोबारा नहीं मिलते, है ना, दोबारा नहीं बन सकते, लाखों सालों में बनते हैं। मानव जीवन काल में ये फिर नहीं बनते हैं। क्लियर है या नहीं है? लिख दूँ यहाँ पे, मानव जीवन काल में दोबारा नहीं बन सकते, लाखों साल लगते हैं, कैसे ही करेंगे, है ना। ख़त्म होने पे ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वंस एग्जॉस्टेड गो नेवर, फॉर एवर, ठीक है। एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म है, दोबारा नहीं बनेंगे, और बनने में भी लाखों वर्ष लगते हैं। बहुत धीरे धीरे, धीमे धीमे होता है, नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, और बहुत धीमी प्रक्रिया है। ख़त्म होने के लिए हमेशा के लिए ख़त्म है, दोबारा नहीं बनेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, यूरेनियम, थोरियम, मेटेलिक मिनरल्स, आयरन, कॉपर हो गए। जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए आपके, तो माइका, बॉक्साइट, ये सब क्या है? ये सब आपके एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, नेचुरली बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। एक बार ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म है, ठीक है ना, टाटा बाय बाय। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फास्टर देन दे फॉर्म्ड। बनने में इतना टाइम लगता है, लेकिन उतनी जगह क्या होते हैं, बनने से ज़्यादा तेज़ी से ये ख़त्म हो रहे हैं, है ना। बनने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन ख़त्म कैसे हो रहे हैं? ये तेज़ी से हो रहे हैं। क्लियर है या नहीं? बनने से ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अब आ जाते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ मैं। अब बात आ जाती है किसकी? अवेलेबिलिटी की और डिस्ट्रीब्यूशन की। अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं किसके बेस पे? उपलब्धता, है ना, उपलब्धता कह सकते हैं, उपलब्धता, उपलब्ध, कांग्या पिन बार बार गायब हो जाता है। उपलब्धता,
उपलब्धता के आधार पर या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें बताता है कि जो संसाधन है वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। दिस क्लासिफिकेशन टेल अस वेयर द रिसोर्सेज इज फाउंड, यानी संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके, कौन से आ जाते हैं, सर्वव्यापी संसाधन, यूबिक्विटस रिसोर्सेज। चलो देख लेते हैं जल्दी से क्या है ये सर्वव्यापी संसाधन। फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं ये। जैसे कि हो गई आपकी एयर, है ना, धरती पर हर जगह पाए जाते हैं, हर समय इस्तेमाल होते हैं। हवा, सूर्य की रोशनी, है ना, विंड हो गई आपकी, एयर हो गई, वाटर वेपर हो गई। हवा, सूर्य की रोशनी, वाटर वेपर, जल वाष्प हो गया आपका, हर जगह पाई जाती है ना, पवन हो गई, सब कुछ पृथ्वी पर ये पाया जाता है और इस्तेमाल होता है। दीज रिसोर्सेज आर यूनिवर्सली अवेलेबल एंड यूज एवरीवेयर, हर जगह ये क्या है, मौजूद हैं और इस्तेमाल होते हैं। और जल्दी से हम इसके एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं। देन लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये स्पेसिफिक यानी किसी विशेष जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन और गोल्ड। कोल कहाँ मिलेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम मिडिल ईस्ट, आसाम। आयरन कहाँ मिलेगा, उड़ीसा इन कर्नाटका हो गया। गोल्ड मिल गया आपका कोलर माइंस में, कर्नाटका में। तो भाई एक स्पेसिफिक, एक रीजन में, एक स्पेसिफिक विशेष क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और रिक्वायर ट्रांसपोर्ट टू अदर रीजन, और भाई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है इसमें। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। इन्हें दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिफिक रीज़न में मिलेंगे, एक विशेष जगह पे मिलेंगे, ये कुछ खास जगह पे मिलेंगे, आप ये भी कह सकते हैं। देन आ जाते हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण के आधार पर। विकास के चरण के आधार पर, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के चरण के आधार पर। दिस टेल्स वेयर द रिसोर्सेज रेडी टू यूज और स्टिल नीड्स डेवलपमेंट, इससे हमें ये पता चलता है कि जो संसाधन है हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या अभी भी उन्हें डेवलपमेंट की अभी नीड है, अभी भाई तैयार नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरी तरीके से जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो रेडी हैं या नहीं है यूज़ के लिए। देखते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जैसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन। सोचो कितना कुछ पढ़ लिया ना रिसोर्सेज में, सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, इसलिए कह रही हूँ सब क्लासेस ले लो, काफ़ी डीपली पढ़ रहे हैं हम। वास्तविक, वास्तविक रिसोर्सेज हो गए आपके संसाधन, वास्तविक रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, मेजर्स एंड करेंटली यूज, जिनका सर्वे यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनका सर्वे, माप यानी मेजर्ड, गुणवत्ता पता है ना, यहाँ लिख देती हूँ, गुणवत्ता पता है ना, हमें उसकी क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है और लोकेशन भी पता है कि भाई कहाँ पाए जा रहे हैं, अभी उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये हमें पता है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। जिसका हमें सर्वे भी पता है, माप भी पता है, करेंटली कहाँ यूज्ड हो रहे हैं ये भी पता है, क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है और लोकेशन भी पता है। चलो इसके एग्जाम्पल जैसे कि हो गए कोल माइंस इन धनबाद, है ना, धनबाद में क्या, कोयले की खान, है ना, खदानें, सॉरी खान कह रही हूँ, खदानें हो गई, है ना, कोयले की खदानें। विंड फार्म्स हो गए कहाँ, तमिलनाडु में। ऑयल फील्ड्स हो गए डिगबोई, आसाम में। तो हमें इन सब की लोकेशन भी पता है, क्वालिटी, करेंटली कहाँ यूज हो रहे हैं, मापन, सर्वेट, सब कुछ। यूज फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे टिक देती हूँ, इसे इरेज कर रही हूँ। देखो क्या क्या आ गई आपकी इसमें, धनबाद, धनबाद की कोयले खदानें, और आपका तमिलनाडु
के पवन ऊर्जा फार्म हो गए, पवन ऊर्जा फार्म। और क्या है आपका ऑयल फील्ड सिगबोई यानी आसाम के तेल क्षेत्र, आसाम के तेल क्षेत्र। तो हमें पता है, ये आधार हमें बता देता है कि संसाधन अभी तैयार है नहीं, तो फिर हम उस बेस पे इसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लानिंग के लिए भी। तेल कहाँ के, आसाम के तेल क्षेत्र। क्लियर है या नहीं। जब हमें पता है कि आधार हमें बताता है कि जो संसाधन है रेडी है या नहीं, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलो देखें क्या है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। संभावित संसाधन कहिए इसे हिंदी में हम, संभावित संसाधन। देखो ये वो संसाधन है जिनका हमें पता है लेकिन ये अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट, जिनके बारे में हमें पता है कि ये हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से कह सकते हो इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नॉट येट फुली यूज्ड और डेवलप्ड, या कह सकते हो अभी पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन ये है, हमें इसके बारे में पता है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। मे बी यूज इन फ्यूचर एंड बेटर टेक्नोलॉजी, हो सकता है आने वाले समय में इसको इस्तेमाल किया जाए बेटर टेक्नोलॉजी के साथ। क्लियर है या नहीं है। भविष्य में तकनीक आने पर इस्तेमाल होंगे ये। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे सोलर एनर्जी इन राजस्थान डेजर्ट्स, विंड एनर्जी इन कोस्टल गुजरात। इसको यहाँ पे ले लेती हूँ मैं पेन और इसको समझ लेते हैं। जैसे राजस्थान की क्या हो गई, सौर ऊर्जा, और ये तो आपको समझ आ गया होगा, चलो लिख देती हूँ। राजस्थान का सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी इन कोस्टल गुजरात। ये कॉमन लगाना भूल गई मैं, एक सेकेंड, चलो समझ जाना, है ना। सौर ऊर्जा और क्या है ये, गुजरात की पवन ऊर्जा। और क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इन लद्दाख, यानी आपका जो ये लद्दाख है कि जियोथर्मल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं भू तापीय ऊर्जा। ठीक है ना। इसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में ये और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल की जाएगी, तकनीक पर इस्तेमाल करेंगे। अभी है लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सारे, आपके सामने हैं, जैसे कि राजस्थान की सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड एनर्जी इन कोस्टल गुजरात एंड जियोथर्मल एनर्जी इन लद्दाख। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए, बताओ मुझे। यहाँ तक अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर बताओ, रुक जाएंगे हम। बढ़े, चलिए अब देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप के आधार पर, यानी स्वामित्व मित के आधार पर, यहाँ लिख देती हूँ स्वामित्व के आधार पर। ये हमें बताता है कि संसाधन किसके पास है। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड हु कंट्रोल्स और ओन्स द रिसोर्स। संसाधन जो है वो किसके हाथ में है, ये कह सकते हो किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बताता है कि हम जानते हैं कि संसाधन किसके पास है। तो सबसे पहले आ गया आपका व्यक्तिगत रिसोर्सेज। पेन लिया ही नहीं है और लिखना शुरू कर दिया मैंने। आपका व्यक्तिगत संसाधन, ये क्या हुआ, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, जैसे खेत, घर हो गया, निजी कुआं हो गया। ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या हो गया, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, ये वाह है। व्यक्तिगत संसाधन इसे हम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गया आपका एग्रीकल्चर लैंड हो गया, खेती बाड़ी हो गई, है ना, घर हो गया, या पर्सनल वेल हो गया यानी निजी कुआं हो गया। फिर आ जाता है आपका क्या, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गए ये।
सामुदायिक संसाधन, इसे गांव और समुदाय के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गए पब्लिक पार्क्स, विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, नदियाँ, झील हो गई फिशिंग के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज के। पब्लिक पार्क हो गए, है ना, सार्वजनिक पार्क हो गए, विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, और क्या हो गया आपका नदी लेक हो गए, है ना, किनारे झील नदियाँ, ये क्या हो गई फिशिंग के लिए। ये सब क्या है कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, यानी पूरा समुदाय जो है इसे इस्तेमाल कर सकता है, पूरे गांव के लोग, शहर के लोग, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। क्लियर है या नहीं है? चारागाह, विलेज ग्रेसिंग ग्राउंड हो गया, सब कुछ है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन है ये। नेशनल समझ गए होंगे, रिसोर्सेज संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। ये किस में आ जाएंगे? सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे, यानी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन, है ना। सरकार के स्वामित्व में इसमें आ जाएंगे जंगल हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गए, हाईवे हो गया, पब्लिक सेक्टर माइंस हो गए, सरकारी खदानें हो गई, ये सब गवर्नमेंट की उसमें आती हैं कंट्रोल में। क्लियर है या नहीं है? देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। अगर देखो अपने खुद का घर है, अपनी खेती बाड़ी है, अपने पर्सनल कुआं है ना, खेतों में घर के पास ग्राउंड है, ये सब हम खुद का है ना। ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्तिगत संसाधन, इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि खुद का है ना, अपना खुद का राइट है, कुछ भी करो आप यूज़ कर सकते हो। और कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए पूरे समुदाय के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे गाँव के लिए, पूरे शहर के लिए। देन फिर आ जाते हैं जो भाई नेशनल रिसोर्सेज है, राष्ट्रीय संसाधन है, जो भाई इसमें फॉरेस्ट हैं, रेलवे ट्रैक्स, हाईवे, पब्लिक सेक्टर माइंस हो गए, ये सरकार की स्वामित्व में है भाई, उनके अंडर में है ये। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज भाई, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसमें सिर्फ एक कंट्री, सिर्फ एक देश इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सभी जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है या नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओपन ओशियंस हो गए, अंटार्कटिक रीजन हो गया, स्पेस हो गया एंड इट्स रिसोर्सेज। क्लियर है या नहीं? इसे इरेज कर दूँ? इतनी बात क्लियर है या नहीं है? खुले महासागर हो गए, ओपन ओशियंस हो गए, किसी एक का थोड़ी है, किसी एक देश का थोड़ी है ना। तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं। खुले महासागर, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, EEZ, यानी क्या हुआ 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर। फिर आ जाता है आपका अंटार्कटिक रीजन और अंतरिक्ष और इसके संसाधन, ये सब आ जाएंगे आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर और वाटर रिसोर्सेज की। जल संसाधन, जलमंडल या जल संसाधन हम कह सकते हैं। जलमंडल होता है आपका हाइड्रोस्फीयर, और जल संसाधन। देखो हम अच्छे से जानते हैं हाइड्रोस्फीयर में आ जाती हैं सारी वाटर बॉडीज़, चाहे आपके ओशियंस हों, रिवर्स हों, लेक्स हों या ग्लेशियर्स हों, महासागर हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे हों आपकी झीलें हों, है ना, भूजल हो, ये सब आ जाता है। यानी आपके ग्राउंड वाटर हो गए, जलवाष्प हो गया, वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में, ये सारी की सारी जो आ जाते हैं आपके हाइड्रोस्फीयर में। क्लियर है या नहीं है? सभी जल निकाय आते हैं, चाहे महासागर हो, झील हो, नदी हो, ग्राउंड वाटर हो गया आपका, हिमनद हो गया, भूजल हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब क्या हो गए आपके हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। चलो आगे बढ़े। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी ताज़े पानी की उपलब्धता कितनी है? तो फ्रेश वाटर जो है हमारी पृथ्वी पे सिर्फ 2.5% है। ग्लेशियर में कितना है? 68.7 अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स 68.7% ग्लेशियर का है। अप्रॉक्स 30.1
1% ग्राउंड वाटर का है, एंड रिवर्स और लेक्स जो आपका सरफेस वाटर हो गया वो हो गया अप्रॉक्स 1.2%। क्लियर है या नहीं है? सतही जल जो हो गया कितना हो गया, रिवर लेक्स का मिला के हो गया आपका अप्रॉक्स 1.2%। क्लियर है या नहीं है? सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारी पृथ्वी पे। इम्पॉर्टेंस क्या होंगे जल संसाधनों की? इसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, पीने के लिए होता है, सैनिटेशन में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी होता है। यानी किस किस में होता है? इरिगेशन हम कह सकते हैं, कृषि सिंचाई में, कृषि सिंचाई, और पीने में तो होता ही है ना, और सिंचाई में भी होता है, सफाई में होता है ना, सैनिटेशन में सफाई हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, उद्योग हो गए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जल विद्युत उत्पादन में भी होता है, जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताओ जल्दी। क्लास अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को हल्के में नहीं लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, भूमि पर जंगल, कृषि होती है ना, क्या क्या होता है लैंड पे? फॉरेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। भूमि पर क्या है? जंगल है, जंगल, कृषि, एग्रीकल्चर हो गया आपका, बस्तियां हो गई, बस्तियां हो गई, और क्या पनपते हैं? उद्योग पनपते हैं, होते हैं या नहीं? क्लियर है या नहीं? अच्छा, किस किस में इस्तेमाल होता है भूमि का? एग्रीकल्चर के लिए होता है, कल्टीवेशन खेती हो गई, पास्चर एंड ग्रेसिंग में होता है, अर्बनाइजेशन में होता है, फॉरेस्ट कवर हो गया, माइनिंग हो गई, इन सब में भूमि का इस्तेमाल होता है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ इतना या नहीं हुआ? कोई कन्फ्यूज़न, डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रेस कर दूँ? चलो यहाँ पे लिख देती हूँ किस किस में हो रहा है लैंड का इस्तेमाल? खेती में है ना, कल्टीवेशन में हो रहा है, पास्चर एंड ग्रासिंग में हो रहा है, चारागाह में हो रहा है, चारागाह हो गया, अर्बनाइजेशन में हो रहा है, शहरीकरण में हो रहा है, शहरीकरण हो गया, माइनिंग हो गया है ना, खनन हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, वन क्षेत्र हो गया, यूजेस ऑफ लैंड में। क्लियर है या नहीं है? बताओ, एनी कन्फ्यूज़न? जल्दी बताओ। क्लियर है? अब आ जाता है आपका लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण की कारण क्या होंगे, ये रेस कर रही हूँ। अब यहाँ पे लिख देती हूँ भूमि क्षरण के, या क्षरण सॉरी एक्चुअली, भूमि क्षरण के कारण क्या होंगे? भूमि क्षरण के कारण यानी क्या आपका लैंड डिग्रेडेशन के? तो सबसे पहले क्या है आपका? ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई, ये कारण है किसका? लैंड डिग्रेडेशन का। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अत्यधिक चराई, अत्यधिक चराई, ये कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई है ना, वनों की कटाई, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है इस वजह से, तो मत करो डिफॉरेस्टेशन। फिर मृदा सॉइल इरोजन हो गई आपकी, अपरदन, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। देन आ जाता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, ये सब कारण है किसके? लैंड डिग्रेडेशन के। क्लियर है या नहीं है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा, जब हमने 200 नॉटिकल पढ़ा था ना, वो क्या? समुद्र को मापने की इकाई है, वो यूनिट है, जो हमने पढ़ा था ना, नॉटिकल मील। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? 200 नॉटिकल मील अभी पढ़ा था ना? इरेज ही कर दूँ, यहाँ पे आ नहीं रहा, नीचे लिख देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था ना 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, मील कह लो, है ना। 200 नॉटिकल मील ये क्या है? समुद्र को मापने की यूनिट है, इकाई है।
क्लियर है या नहीं है? चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? लैंड डिग्रेडेशन, यूजेस ऑफ लैंड, सब समझ आ गया? चलो आगे बढ़ें। चलो आज की क्लास फिनिश होती है यहीं पे। कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में, डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाला है। तो कल नहीं, कल नहीं, कल तो सैटरडे है, कल तो छुट्टी है ना। सैटरडे संडे ऑफ। अब क्लास होगी आपकी कब? मंडे को। तो मैं आपसे मिलूंगी अब मंडे को शाम को 6 बजे। बट मिलूंगी ज़रूर मंडे को, लेकिन अगर आपको आज कल परसों कभी भी आप क्लास देख रहे हो, कन्फ्यूज़न क्वेश्चन आता है माइंड में, कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं अटक रहे हो, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो। क्लास भले ही नहीं होंगी बट मैं एक्टिव हूँ, आपके साथ रहूँगी, कोशिश करूँगी आपको विद इन मिनट्स रिप्लाई कर पाऊँ, कन्फ्यूज़न क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ, कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। तो क्लास भले ही नहीं होंगी, छुट्टी है क्लास की, थोड़ा सा आप आराम भी करना लेकिन पढ़ाई भी करना। बट ये मत सोचेगा कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई आपको मिलेगा एनी टाइम, ठीक है ना। एनी टाइम मतलब ये नहीं है रात को भी बैठ के मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। सुबह करीबन कह सकते हो आप, सुबह 9 बजे से लेकर रात को आपको 9-10 बजे तक रिप्लाई पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स कर पाऊँ। क्लियर है जी? मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।